इस दूसरे पार्ट में हम टाइटैनिक से जुड़ी कई दिलचस्प बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस दुर्घटना के और भी कई कारणों के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे टाइटैनिक पर मौजूद पैसेंजर्स के इंडिया के साथ कनेक्शंस के बारे में, टाइटैनिक के सबसे बहादुर योद्धाओं के बारे में, मलबे से निकली कई दिलचस्प और कीमती चीज़ों के बारे में, इसके साथ और भी कई ना सुनी गई बातों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं। जहाज से भिड़ने वाला आइसबर्ग ग्रीनलैंड में मौजूद एक ग्लेशियर से टूटकर निकला था। टाइटैनिक के लॉन्च को 6 हफ्तों तक डिले रखा गया था क्योंकि हारलैंड एंड वुल्फ नाम के शिपयार्ड पर ही टाइटैनिक की जुड़वा शिप ओलंपिक को रिपेयर किया जाना था, जहां पर टाइटैनिक को बनाया गया था आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में। अगर टाइटैनिक के सफ़र को 1.5 महीने पहले शुरू कर दिया गया होता तो शायद उस समय रास्ते में इतने आइसबर्ग्स मौजूद ना होते और ना ही दुर्घटना होती। ओलंपिक शिप टाइटैनिक से काफ़ी मिलता जुलता लग्जूरियस पैसेंजर शिप था जो वाइट स्टार लाइन कंपनी का ही था, पर यह टाइटैनिक से 1 साल पहले बना लिया गया था। ओलंपिक शिप का कैरियर 24 साल रहा, जिसका इस्तेमाल 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर के समय एक ब्रिटिश ट्रूप शिप की तरह किया गया। ओलंपिक शिप को इसलिए रिपेयर किया जा रहा था क्योंकि पानी में बने सक्शन की वजह से उसने एक छोटा शिप अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे दोनों की टक्कर हो गई। 1918 में ओलंपिक की नज़र एक दुश्मन जर्मन यू बोट पर पड़ गई, इंग्लैंड के आइल्स ऑफ सिली के पास, जिसके बाद ओलंपिक ने उस यू बोट को टक्कर मारकर डुबो दिया। 1935 में उसे स्क्रैप में बेच दिया गया क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और शिप भी। इस कंपनी का तीसरा शिप ब्रिटानिक था, जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर के समय एक हॉस्पिटल शिप के तौर पे किया जा रहा था और इसे टाइटैनिक की दुर्घटना से सबक लेके बनाया गया था। पर यह शिप भी 21 नवंबर 1916 को एक जर्मन माइन से टकराकर डूब गया और 30 लोग मारे गए, पर 1035 लोगों को बचा लिया गया था। हालांकि उस दिन कंडीशंस टाइटैनिक जितनी कठिन नहीं थी, ना ही पानी इतना ठंडा था और आसपास मदद के लिए लोग भी मौजूद थे। जो घटना ग्रीस के एजियन सी में घटी 11:39 से 40 पे फ्रेडरिक फ्लीट नाम के इंसान ने सबसे पहले आइसबर्ग को देखा था और उसने बताया कि वो चीज़ इतनी डरावनी लग रही थी कि अंधेरे से भी ज़्यादा गहरी लग रही थी। आइसबर्ग का टेम्परेचर 0 से -1 डिग्री तक ही था, जबकि उस समय समुद्र का पानी ज़्यादा ठंडा था, जिसमें यात्रियों को मजबूरी में उतरना पड़ा। इतना ठंडा होने पर भी वो पानी नमक का कंटेंट ज़्यादा होने से जम नहीं रहा था। शिप में रखी गई दूरबीन एक लॉकर में बंद पड़ी थी और उसकी चाबी डेविड ब्लेयर नाम के एक ऑफिसर के पास थी, पर वो टाइटैनिक का सफ़र शुरू होने से पहले ही 9 अप्रैल को टाइटैनिक से उतर गए और अपने साथ उस लॉकर की चाबी को भी ले गए जिसमें दूरबीन रखी हुई थी। इसीलिए दूरबीन का इस्तेमाल टाइटैनिक पर नहीं किया जा सका। इसीलिए कई इतिहासकारों का मानना है कि अगर दूरबीन का इस्तेमाल उस समय किया जा रहा होता तो शायद आइसबर्ग को दूर से ही देख लिया गया होता। वायरलेस के जरिए टाइटैनिक को दूसरे जहाज़ों से कई वार्निंग्स मिली थीं, पर उन वार्निंग्स को सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने कैप्टन स्मिथ को फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि उन वार्निंग मैसेजेस में MSG प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। MSG का फुल फॉर्म है मास्टर सर्विस ग्राम, जो प्रीफिक्स शिप के कैप्टन को खास तौर पे संदेश भेजना और उस पर कार्रवाई कराने के लिए लगाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए फिलिप्स ने उन्हें अर्जेंट नहीं समझा। लुइस पैटन, जो दुर्घटना से बच निकलने वाले सबसे सीनियर सर्वाइविंग ऑफिसर चार्ल्स लाइटॉलर की ग्रैंड डॉटर हैं, उन्होंने बताया कि लाइटॉलर ने अपनी पत्नी से ये बात बताई थी कि एक क्रू मेंबर ने शिप को गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया था, आइसबर्ग की ही तरफ। शिप पर ऑफिसर्स में सबसे पहले विलियम मुर्डॉक ने आइसबर्ग को देखा और उन्होंने हार्ड स्टारबोर्ड नाम का एक ऑर्डर दिया। ये एक तरह का ऑर्डर हुआ करता था जिसे शिप के डायरेक्शन को बदलने के लिए दिया जाता था, पर क्रूज लाइनर 2 कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर ऑपरेट हो रहा था जिनके मतलब एक दूसरे के उल्टे थे, जिसमें इस कमांड का एक मतलब था व्हील को राइट डायरेक्शन में घुमाना और दूसरे में लेफ्ट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जब तक क्या सही में करना है वो समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर से ठीक पहले आइसबर्ग को देखने के बाद ही ऑफिसर विलियम मुर्डॉक ने इंजन रूम में मैसेज भेजा शिप के इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में चला देने के लिए, जिससे लेफ्ट और राइट प्रोपेलर उल्टा चलने लगे। पर शिप के स्टर्न वाले हिस्से का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन था जिस वजह से बीच में लगा तीसरा प्रोपेलर मुड़ नहीं सकता था, उसे सिर्फ बंद किया जा सकता था, जिस वजह से शिप की टर्निंग एबिलिटी की पावर में कमी आ गई और उस वजह से वो ठीक तरह से मुड़ नहीं पाया। इस गलती को भी टाइटैनिक पर हुई सबसे बड़ी गलतियों में से माना जाता है
क्योंकि शायद टाइटैनिक आइसबर्ग के बगल से सही सलामत निकल जाता अगर वो फुल कंट्रोल में होता और उस समय थ्रस्ट को कम करके रिवर्स में ना किया गया होता। हालांकि सबसे पहले सबसे बड़ी गलती यही थी कि टाइटैनिक को ऐसे हालातों में इतनी तेज़ चलाना। मटेरियल साइंटिस्ट टिम फुइक और जेनिफर हूपर मैककार्टी ने दावा किया है कि जिस शिप बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल टाइटैनिक को बनाने के लिए किया गया था, उनमें जिन स्टील प्लेट्स को बो और स्टर्न वाले हिस्से में लगाया गया था, उन्हें काफ़ी ख़राब किस्म की लोहे की खूंटियों से बांधा गया था, जिस वजह से टक्कर होने पर वो आसानी से फट गईं और शिप इसी वजह से और जल्दी डूब गया। खराब रिवेट्स के लगाने की वजह शायद उस समय अच्छी किस्म की रिवेट्स की शॉर्टेज हो जाना था, या अच्छी क्वालिटी की रिवेट्स को उन जगहों पर लगाया नहीं जा सकता था शिपयार्ड पर मौजूद क्रेन माउंटेड हाइड्रोलिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके। आइसबर्ग से टकराने के बाद पैसेंजर्स काफ़ी डर गए थे और वो जानना चाहते थे कि जहाज़ को कितना नुकसान पहुंचा है, जिसे देखने के लिए उन्होंने पॉर्ट होल विंडोज़ कई सारी खोल दी थी, जो टाइटैनिक में जल्दी पानी भरने का एक और बड़ा कारण बनी, क्योंकि उन सब लोगों को तुरंत ऊपर डेक में भेज दिया गया और वो खिड़कियां खुली रह गईं, जिनसे पानी और तेज़ी से शिप में भरने लगा। कई पैसेंजर्स ने अपने एक्सपीरियंस को बाद में बताया जिस समय शिप आइसबर्ग से भिड़ा था, जिसमें कुछ को ये एक भूकंप जैसा महसूस हुआ, तो किसी को लगा जैसे जहाज़ हज़ारों लाखों मार्बल्स यानी चिकने पत्थरों के ऊपर से गुजर रहा हो। अगर आइसबर्ग ने शिप के सिर्फ 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को ही फाड़ा होता तो शिप डूबने से बच गया होता या बहुत देर तक बचा रहता, पर उसने 6 कंपार्टमेंट्स को बुरी तरह चीर दिया था। शिप और तेज़ी से अपने अंत की तरफ बढ़ने लगा जब क्रू मेंबर्स लोअर लेवल पे रखी हुई लाइफ बोट्स को लोड करने की कोशिश करने लगे, और उसके लिए उन्होंने गैंगवे दरवाजे को खोल दिया, जिसे वो बाद में बंद नहीं कर पाए, और पानी और तेज़ी से उस दरवाजे के रास्ते से भरता चला गया। अगर शिप की टक्कर आइसबर्ग से आमने सामने हुई होती तो जहाँ तक ये शिप डूबने से बच गया होता, क्योंकि ये शिप आगे से बहुत मजबूत था। टाइटैनिक क्रू ने डूबते समय जो सिग्नल्स दूसरे शिपों से मदद मांगने के लिए भेजे थे वो गलत थे। उन रॉकेट से जो सिग्नल भेजे गए थे वो किसी मुसीबत या परेशानी को नहीं बता रहे थे, बल्कि उनका पैटर्न था नेविगेशन प्रॉब्लम का और शिप से दूरी बनाए रखने का। दुर्घटना से पहले उसी दिन सुबह के समय लाइफ बोट ड्रिल्स को कैप्टन स्मिथ ने कैंसिल कर दिया था, जिसके सही कारण का पता नहीं लगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया था। हाल ही में एक साइंटिफिक थ्योरी के मुताबिक दुर्घटना के कुछ समय पहले से ही करीब 4 जनवरी 1912 से चांद और सूरज का अलाइनमेंट पृथ्वी से कुछ इस तरह का हो गया था, जिस वजह से समुद्र में तेज लहरें उठने लगी थीं, जिन्होंने टाइटैनिक के रास्ते साउथ दिशा की तरफ कई आइसबर्ग्स का रुख मोड़ दिया था। शिप के डूबते समय पास में ही एक दूसरे शिप के मौजूद होने की बातें की जाती हैं, जिसे ज़्यादातर लोग कैलिफोर्नियन शिप मानते हैं, या एक और शिप जिसका नाम सैमसन था। अगर इन दोनों शिप्स में से कोई भी एक सही टाइम पे पहुंच जाता तो बहुत लोग बचा लिए गए होते। उस शिप की आइडेंटिटी एक मिस्ट्री ही बन के रह गई। ऐसा बताया गया है कि कैलिफोर्नियन शिप के ऑपरेटर्स ने टाइटैनिक से छोड़े गए फ्लेयर सिग्नल्स को देखा था, पर उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। शायद उन्हें पहले वार्निंग देने के लिए डांट पड़ चुकी थी इसीलिए, और वो टाइटैनिक के वायरलेस SOS मैसेज रिसीव नहीं कर पाए, क्योंकि उस रात उनका वायरलेस ऑफिस बंद हो गया था। इन्हीं सब बातों की वजह से SS कैलिफोर्नियन शिप पर लापरवाही करने का भी आरोप लगाया जाता है। 9 नवंबर 1915 को SS कैलिफोर्नियन शिप खुद भी डूब गया जब उसे एक जर्मन पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से उड़ा दिया। सुबह 4:10 पर कारपेथिया शिप में सर्वाइवर्स को बैठाया जाने लगा था। मार्गरेट मॉली ब्राउन फर्स्ट क्लास पैसेंजर थी, जो इस घटना के बाद एक्टिविस्ट और US कैंडिडेट भी बनी। वो पहले से अमीर नहीं थी और उन्होंने कोलोराडो के सिल्वर माइन ऑपरेटर से शादी की थी, जिसके बाद दोनों की मेहनत से परिवार ने काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा लिया था। हालांकि उनका तलाक हो गया था, पर कुछ कारणों से वो अपने पति के साथ हमेशा जुड़ी रहीं और सोशल वर्कर के तौर पर दोनों काम करते रहे साथ में। मॉली को शिप में लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो हाल ही में अमीर बनी थी। हालांकि उनको उनके स्टेटस की वजह से नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत की वजह से याद किया जाता है, जिन्होंने शिप में फंसे घबराए हुए लोगों को बचाने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। सबसे पहले खुद लाइफ बोट में बैठने की बजाय उन्होंने दूसरों को बैठाने में मदद की। उसके बाद वो लाइफ बोट नंबर 6 पर सवार हुई और लाइफ बोट के चार्ज रॉबर्ट हाइकन्स के ऊपर दबाव बनाया लाइफ बोट को वापस ले जाने के लिए और वहाँ पर फंसे हुए और लोगों को नाव पे बैठाने के लिए। लाइफ बोट इंचार्ज वापस लौटने से डर रहा था क्योंकि वहाँ इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि लोग लाइफ बोट को पलट भी सकते थे, पर मॉली नहीं मानी और खुद एक चप्पू पकड़कर नाव को वापस ले जाने लगी।
इसी के बाद से उन्हें अनसिंकेबल बोला जाने लगा, मतलब कभी ना डूबने वाली। मैसी डिपार्टमेंट स्टोर के को ओनर और पॉलिटिशियन इजाडोर स्ट्रॉस अपनी पत्नी इडा के साथ यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप की ट्रिप पूरी करके लौट रहे थे। उन दोनों को लाइफ बोट पर बैठने की पेशकश की भी गई, पर उन्होंने खुद से ज़्यादा दूसरे कई सारे पैसेंजर्स की जान को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने लाइफ बोट नंबर 8 पर अपनी मेड को भी बैठा दिया था, जिसका नाम एलन बर्ड था। इडा अपने पति के लिए पूरी तरह से समर्पित थी और वो बोली, मैं अपने पति से अलग नहीं होंगी। जैसे आज तक हम साथ रहते आए थे, इस दुनिया से जाएंगे भी साथ में ही। जिन लोगों ने इन्हें आखिरी बार देखा था उन्होंने बताया कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर शिप के डूबने का और मौत के आने का इंतजार कर रहे थे। जैक फिलिप, जो शिप पर ब्रिटिश सीनियर वायरलेस ऑपरेटर थे, उन्होंने सफ़र के दूसरे दिन अपना 25th बर्थडे सेलिब्रेट किया था। 14 अप्रैल रात के 10:55 पे, जो बात टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के सिर्फ 45 मिनट पहले की है। उस समय फिलिप को एसएस कैलिफोर्नियन शिप से एक वार्निंग मैसेज मिला था, जिसमें उस रास्ते में आसपास मौजूद कई बर्फ के टीले या आइसबर्ग्स के होने की चेतावनी दी गई थी। पर यह पहली वार्निंग नहीं थी, बल्कि फिलिप को इससे पहले और भी कई वार्निंग्स दी गई थीं, जिससे तंग आकर लापरवाही में फिलिप ने कैलिफोर्नियन शिप के ऑपरेटर को चुप रहने के लिए कहा। जहाज़ के आइसबर्ग से टकराने के बाद फिलिप पूरे समय दूसरे शिप्स को रात के 2 बजे तक सिग्नल भेजते रहे। जब कैप्टन स्मिथ उनके पास पहुंचे और उनकी ड्यूटी को ख़त्म किया, तब तक वायरलेस रूम में बुरी तरह से पानी भर चुका था। थॉमस एंड्रयू एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जो टाइटैनिक को डिज़ाइन करने के इंचार्ज थे। वो फर्स्ट क्लास टिकट से सफ़र कर रहे थे और इस जहाज़ के बारे में किसी और से कहीं बेहतर जानते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार सुझाव भी दिया था कि टाइटैनिक पर कम से कम 46 लाइफ बोट्स होनी चाहिए, पर बदकिस्मती से बाकी मैनेजमेंट से जुड़े बड़े लोगों ने उनके इस सुझाव को नज़रअंदाज कर दिया और सिर्फ 20 लाइफ बोट्स को ही रखा। आइसबर्ग से टकराने पर कैप्टन स्मिथ ने एंड्रयू को शिप पर हुए नुकसान की जांच करने को कहा। एंड्रयू जान चुके थे कि इस शिप को डूबने से अब कोई नहीं बचा सकता और वो जल्दी जल्दी लोगों को लाइफ बोट पर भेजने लगे। आखिरी बार उन्हें स्मोकिंग रूम में बैठा देखा गया, जब वो फायर प्लेस के ऊपर लगी प्लिमथ हार्बर नाम की पेंटिंग को गौर से देख रहे थे।